A very good morning from Varanasi and welcome to the second episode of my Ladakh ride series. तो लास्ट वाला एपिसोड अगर आप नहीं देखे हो तो उसमें मैं ट्रैवल किया था खड़गपुर से वाराणसी तक, जो कि 650 किलोमीटर्स का जर्नी था। आज सुबह वाराणसी में मैं उठा और सबसे पहले गया अस्सी घाट, जिस हॉस्टल पे मैं रुका हूँ, मूस्टैच हॉस्टल। फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत ही इकोनॉमिकल वे होता है हम जैसे सोलो ट्रैवलर्स के लिए ट्रैवल करना इस तरह से रह के। तो यहाँ से बस 400 मीटर्स के डिस्टेंस पे था अस्सी घाट। वहीं पे मैं सुबह को गया, थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को जाने में और धूप भी बहुत भयानक हो रहा था। थोड़ा देर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकफास्ट भी वहीं आसपास करके मैं वापस आके अभी बाइक पे सामान लोड कर चुका हूँ निकलने के लिए। आज के जर्नी का भी मैं कुछ ऐसा टारगेट सेट करके नहीं रखा हूँ कि कहाँ तक चलाऊँगा। कल जैसे 650 किलोमीटर चला लिया, आज थोड़ा शायद मैं कम ही चलाऊँगा, इसीलिए लेट से निकल रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9 AM इन द मॉर्निंग और बस राइड स्टार्ट करना बाकी है यहाँ से। ये है अस्सी नदी, जो गंगा जी में जाके मिलती है और नाला बन चुका है ये अभी। कल वाराणसी एंटर करते वक्त मैं गंगा जी का दर्शन नहीं करा पाया था, तो आज मैं नदी किनारे आ गया हूँ। ये पता नहीं कौन सा ब्रिज है। इस तरफ था अस्सी घाट जिसके पास मैं रुका था और इस तरफ है विश्व सुंदरी ब्रिज। और यहाँ ऑपोजिट साइड में, पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं, ऑपोजिट साइड में एक फोर्ट दिख रहा है, वो है रामगढ़ या रामनगर फोर्ट। तो बहुत लोग उधर भी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन हम निकल रहे वाराणसी से। जय गंगा मैया। और ये मैं फिर से आ गया विश्व सुंदरी ब्रिज के नीचे, जहाँ से मैं वाराणसी एंटर किया था, वहीं से मैं वाराणसी एग्ज़िट कर रहा हूँ। और वाराणसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यहाँ से निकलते निकलते जो मेन सिटी है वाराणसी, वो सिचुएटेड है वरुणा और अस्सी रिवर के बीचों बीच। वरुणा और अस्सी रिवर दोनों ट्रिब्यूटरी है गंगा जी का। तो इन दोनों नदी के बीच में जो एरिया है उसे वाराणसी कहते हैं, और इन्हीं दोनों नदी के चलते नाम पड़ा वरुणा और अस्सी से वाराणसी। प्रयागराज 80, कानपुर 288, दिल्ली 757। खड़गपुर से दिल्ली का जो जर्नी है उसका हाफ वे कंप्लीट हो चुका है। और वाराणसी के बाद से जो रास्ता मेरे को मिल रहा है वो मतलब बहुत अच्छा कंडीशन में। अभी पता नहीं कितना दूर तक ऐसा रहेगा। मैं तारीफ़ कर दिया हूँ, शायद आगे जाके ख़राब हो जाए रास्ता। यही होता है मेरे साथ। लेकिन शायद से प्रयागराज तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एटलीस्ट प्रयागराज बाईपास ख़त्म होने तक तो रास्ता अच्छा ही मिलेगा मेरे को। खड़गपुर से वाराणसी के राइड में जैसे सीनरी थोड़ा अच्छा था, आसमान एकदम ब्लू और क्लाउड्स के साथ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा था, और दूर दूर में कहीं कहीं पे पहाड़ी नज़र आ रहे थे। लेकिन आज का जो वाराणसी से कानपुर की तरफ का राइड हो रहा है, ये थोड़ा सा डल राइड हो रहा है मेरे लिए। मतलब नींद आ रहा है मेरे को। मैं लगभग 78 किलोमीटर्स कंटिन्यूस चला चुका हूँ वाराणसी से विदाउट अ ब्रेक। नींद आने लगा मेरे को। मैं सोया हूँ अच्छे से रात में, फिर भी मेरे को नींद आ रहा है। ऊपर से ये जो रास्ता जा रहा है ये चला गया प्रयागराज सिटी के अंदर, और ये नीचे वाला जो रोड में ले लिया हूँ ये है प्रयागराज का बाईपास। ये जगह का नाम है हांडिया, और ये लगभग 72 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास का तो ये पूरा बाईपास है। तो इससे उतर के भी कोई फ़ायदा नहीं और कोई सर्विस रोड लेके भी कोई फ़ायदा नहीं। तो कानपुर जाने के लिए इसी रास्ते पे चिपक के रहना पड़ेगा, कहीं निकलने का ज़रूरत नहीं है। फतेहपुर 162, कानपुर 241 किलोमीटर्स। आराम से जाएंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना अपना जर्नी का टाइम किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ। अगर मुझे 300 किलोमीटर चलाना है, हाईवे वाला स्ट्रेच है, तो मैं 50 किलोमीटर्स पर आवर के एवरेज से पकड़ता हूँ। तो मुझे 6 घंटे लगेंगे 300 किलोमीटर कवर करने में। तो कहीं भी जाना हो, ज़्यादा स्पीड सोच के कभी मत चलाऊँगा। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, वो लोग सोचते हैं कि 700 किलोमीटर है, हाँ आराम से 10 घंटे में पहुँच जाएंगे। आपका गाड़ी कभी भी 1 घंटे तक 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे
आप चला ही नहीं सकते हो। ऐसे हाईवेज पे नॉर्मल 60 to 70 किलोमीटर पर आवर तक एवरेज रहता है। बनारस से निकल के लगभग 180 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ। मतलब प्रयागराज बाईपास तक रास्ता अच्छा मिला, फिर उसके बाद रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया और गर्मी भी बहुत भयानक हो रहा था। तो लगभग 11:30 बजे के आसपास मैं इस ढाबे पे पहुँचा। भूख भी लग रहा था उस वक्त, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट किया था मैं हल्का फुल्का किया था। तो यहाँ पे मिक्स वेज और रोटी मैंने ऑर्डर किया, अच्छे से खा लिया। थोड़ा देर आराम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा धूप हो रहा है आज, कल के कंपैरिजन में कल कितना मस्त क्लाउडी वेदर था, आराम से मैं चला रहा था। आज बहुत दिक्कत हो रहा है, लिटरली मैंने पसीने से नहा चुका हूँ। तो यहाँ से और 170 किलोमीटर के आसपास है कानपुर, तो आज वहीं पे मैं रुक जाऊँगा, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। देखते हैं रास्ते में जो भी मतलब अपडेट मैं देते रहूँगा, लेकिन टारगेट तो फ़िलहाल कानपुर का ही है। अगर नहीं पहुँच पाया तो बीच में कहीं पे भी रुक जाऊँगा। अंधेरा के बाद तो बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ये सीन है। और बाहर इतना ज़्यादा धूप हो रखा है कि मैं गाड़ी को भी बाहर नहीं छोड़ रहा हूँ। मतलब ऐसे पूछा मैं यहाँ पे आके कि गाड़ी अंदर रख सकता हूँ, तो यहाँ जहाँ शेड के नीचे खटिया वगैरह बिछाए हुए हैं ना, वहीं तो मैं अपना बाइक पार्किंग कर दिया हूँ, क्योंकि एटलीस्ट जब यहाँ से स्टार्ट करो तो सीट मेरा गर्म ना मिले, आराम से बैठ के निकल पाऊँ यहाँ से। चलो 1:45 दो ही पकड़ लो, खाना वाना खा के पेट भर गया है। और जैसे ही ऐसे बादल दिखा मेरे को सूरज देवता बादल के पीछे जैसे ही छिप गए, मैं बोला कि रुक के फ़ायदा नहीं है, भागो यहाँ से। बहुत देर रुका मैं, 2 घंटा लगभग यहीं पे स्पेंड कर दिया। अब इसके आगे देखते क्या होते रहता है। मेरे को सबसे पहले अभी पेट्रोल भराना है, बाइक भी प्यासा है। यहाँ पे मिल गया रिलायंस का कितना है यहाँ पे? 99 रुपये 4 पैसे। 99 4 सस्ता है। आगे 105 का कहीं तो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम डाल दिया होगा मेरा, क्या वही शायद हुआ होगा, हमको लग रहा है। बस 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 ओवरफ्लो कर जाएगा जर्किंग में। 1132 रुपया 11 लीटर। 139 किलोमीटर्स टू कानपुर। राइड के दूसरे दिन में ना, राइड के पहले दिन से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा घट गया रहता है ऐसे गर्मी में चलाते चलाते। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी प्रयागराज क्रॉस करते साथ ही डाइवर्शन खेलना चालू हो चुका है मेरे साथ। ये रोड ऐसा ही है पूरा, पता नहीं कानपुर तक शायद ही ऐसा मिले, बट छोटा सा डिस्टेंस है और तो कवर हो जाएगा शायद। लेकिन अगर यही कंडीशन में मेरे को 200-250 किलोमीटर और चलाना होता तो मैं हाथ उठा देता, बोलता कि अर्ली मॉर्निंग निकलूँगा। लद्दाख के राइड में ना, लद्दाख पहुँचना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आज के दिन पे। पहले जैसा लद्दाख डिफ़िकल्ट नहीं रहा है, लेकिन लद्दाख पहुंचना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। स्पेशली कोई राइडर जब सोचता है कि वो प्लेन्स से माउंटेन्स को चला के जाएगा, मेरे जैसा, जैसे कि मैं बंगाल से लद्दाख जा रहा हूँ। इतना देर तक ठंडा हुआ था, लेकिन जैसे ही 3 बजा ना, अभी पूरा लू बहने लगा है। मैं अपना वाइज़र खोल के भी नहीं चला पा रहा हूँ, इतना गर्म हवा है। और यहाँ पे दिखा रहा 46 डिग्री, तो 40 डिग्री के आसपास तो मान ही लो बाहर का टेम्परेचर है। 267 किलोमीटर्स चला चुका हूँ अभी तक। 313 किलोमीटर्स टू बी एग्जैक्ट ओडोमीटर पे, और अभी तक शाम के 4 भी नहीं बजे, 3:58 टाइम हो रहा है। तो कानपुर घुसने में बस 22 किलोमीटर बाकी है। उससे पहले मैं थोड़ा ये जो लोकेशन है, मतलब ऐसे दोनों साइड में पेड़ थोड़ा छाँव मिला हो जाके भी। मेरे को लगा था कि थोड़ा क्लाउडी रहेगा, लेकिन कुछ भी क्लाउडी नहीं था, पूरा रास्ता ही धूप मिला मेरे को। यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुका हूँ मैं स्ट्रेच वगैरह करने के लिए। आज बहुत कमर दर्द कर रहा, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा स्ट्रेच वेच करके आराम करके पानी वानी पी के फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। बस कानपुर थोड़ा ही दूर है, और सोच रहा हूँ कि हाईवे के ऊपर ही कहीं पे रुक जाऊँगा, सिटी के अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। पता नहीं, जैसा होगा मैं देख लेता हूँ, और जहाँ पे भी रुकता हूँ मैं पूरा अपडेट दे देता हूँ, और आज के दिन भर का जितना भी खर्चा हुआ वो भी टोटल आपको बता दूँगा। ये जो मेरे पास ग्लूकोज वाला टैबलेट है ना, ये बहुत काम का है। कल भी 2 खाया था, 2 नहीं 3 खाया था मैं, क्योंकि लंबा खींचा था, और आज 2 खाया। मतलब च्युइंगम से ज़्यादा बेटर लगा मेरे को ये चीज़। चलाते चलाते मैं पता नहीं फिर से क्या सोचने लगा था, एकदम दिमाग से निकल गया है। मैं क्या किया, कानपुर सिटी नहीं एंटर करके मैं फ्लाईओवर पे चढ़ गया, और पूरा कानपुर एग्जिट करवा दिया मेरे को। रुकना था यार कानपुर में।
पता नहीं क्या करूँगा मैं आगे, जब तक फ्लाईओवर ख़त्म नहीं होता मैं उतर भी नहीं पा रहा हूँ, कोई एग्जिट भी नहीं है यहाँ से। अब की बार कानपुर पार। मैं लास्ट जहाँ पे रुका था थोड़ा सा स्ट्रेच वगैरह करने के लिए, वहाँ से कानपुर था बस 22 किलोमीटर। मैं गलती ये किया कि कानपुर का नीचे वाला रास्ता नहीं पकड़ के मुझे जाना था स्टेशन के पास, कोई गेस्ट हाउस देख के रखा था 600-700 रुपये में रूम मिल रहा था बढ़िया, तो मैं वो नीचे वाला रास्ता नहीं लेके सीधा फ्लाईओवर पकड़ लिया और कानपुर का एक एंड से फ्लाईओवर जो शुरू हुआ सीधा मेरे को उतारा दूसरे एंड पे। तो मैं टेंशन में मैं क्या करूँगा। तो रास्ते में जाते जाते मेरे को एक होटल दिखा, बेसिकली कोई ट्रैक्टर का शोरूम या स्पेयर पार्ट्स का है, अंदर ऊपर में होटल लिखा हुआ था। मैं जाके पूछा कि रूम अवेलेबल है कि नहीं, तो उन्होंने कहा 1500 रुपये AC रूम का। मेरा उतना बजट नहीं था, तो मैं ऐसे ही 800 रुपये बोला मेरा बजट है, तो उन्होंने बोला कि बाइक से आए हो तो 1100 दे देना। फिर ऐसे बार्गेन करके 1000 रुपीज़ में मेरे को ये रूम मिल गया। रूम मतलब साफ़ सुथरा रूम है पूरा, ज़्यादा ही वाइट है, वाइट शीट सब कुछ। तो एक साफ़ सुथरा रूम मिल जाना हाईवे के साइड में बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। तो रूम मिल गया, मैं यहाँ के पूरा सामान सब अनपैक कर दिया हूँ यहाँ पीछे, और जो मेरा राइडिंग पैंट वगैरह यहाँ पे लटका दिया हूँ ताकि पूरा सब कुछ इतना गंदा महक रहा है ना, विश्वास करो। मतलब मैं 2 दिन से एक ही टी-शर्ट पहन के मैं राइड कर रहा था, क्योंकि बाकी कपड़ा के साथ मैं अगर उसको मिक्स कर देता तो बाकी सब कुछ महक जाता, तो मैं उसको बाहर ही रख रहा हूँ और बाहर ही यूज़ करके। तो आज मैं कपड़ा धो लिया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रात तक शायद सूख जाए। और आज के दिन भर का जो राइड हुआ वो सबसे ज़्यादा गर्मी में राइड था। मतलब यहाँ के लोग खुद बोल रहे हैं कि आज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम गर्मी आज शायद पड़ा है यहाँ। रूम पे एंटर करते साथ ही ना ये बड़ा वाला मिरर दिखा ना मेरे को, तो मैं खुश हो गया कि चलो कम से कम ये वाला जो शॉट लेने का मन था हमेशा से मेरा, वो शॉट आज मैं ले पाऊँगा। यहाँ तक के राइड में मेरे को लग रहा है कि मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज कि मेरे पास ये स्लीपिंग मैट और टेंट है। उसके बाद दिल्ली में जाके स्लीपिंग बैग ऐड होगा, और ऊपर से ये दोनों बैग, ये बैग और बाकी दोनों का भी, हाँ वो 2 बैग। तो ये सब देख के मेरे को सामान ज़्यादा लगता है। नॉर्मली मैं 10-2 पैनियर्स लेता हूँ, उसमें मेरा ये इसमें कपड़ा आ जाता है और बाद बाकी ये टैंक बैग में हो जाता है। लेकिन कैंपिंग इस बार ऐड कर दिया हूँ, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि सामान थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मेरा हमेशा से एक शौक था कि पहाड़ों पे जाके कैंपिंग करूँ। जो भी कैंपिंग किया था मैं बस वेस्ट बंगाल के सदर्न रीजन पे किया था, बीच साइड पे किया था, लेकिन पहाड़ों पे जाके कभी कैंपिंग नहीं किया था। एंड आई रियली डिडंट वांटेड टू मिस आउट ऑन दिस थिंग कि वहाँ पे जाके मेरे पास मन करे कैंपिंग करने का और सामान ना हो, तो इसीलिए मैं कैरी कर रहा हूँ। फिर शायद ये जो लगेज का वेट अभी मेरे को लग रहा है वो वहाँ पहाड़ों पे पहुँचने के बाद मतलब जो लद्दाख रीजन जिस एरियाज़ में मैं जा रहा हूँ वहाँ पहुँचने के बाद ये वेट शायद मेरे को हल्का लगने लगे। यहाँ चल रहा है एडिटिंग, और क्योंकि इतना दूर चलाने के बाद भूख लग गया, तो मेरे लिए पनीर पराठा और चाय अभी शाम में मंगाया हूँ। मैं ये खाऊँगा और एडिट करूँगा। खाना पीना और एडिटिंग तो चलता रहेगा, तब तक मैं बात कर लेता हूँ कि आज के दिन भर के राइड पे कितना क्या खर्चा हुआ। तो मेरे को लगा 1 फुल टैंक पूरा, जो मतलब बच गया था मेरा वाराणसी तक पहुँचते, और उसके बाद मेरे को एक और फुल टैंक कराना पड़ा, बस आधा टैंक अभी भी बाकी है। तो आज मेरे को पता नहीं क्यों माइलेज मिला है 32 किलोमीटर्स पर लीटर का, तो बहुत ही सही माइलेज रहा मेरा बाइक का। दूसरा बात, मुस्ताज का तो मैं बताया था पिछले ब्लॉग में ही कितना क्या खर्चा आया था रहने का। रास्ते में मैं खाने के लिए जहाँ पे रुका था वहाँ पर भी इस बार भी 90 रुपीज़ आया, 60 रुपीज़ का करी और 10 रुपये करके चपाती, तो वहाँ पर भी 90 रुपीज़ का बिल आया। और 2 जगह मैं पानी का बोतल ख़रीदा था, तो जहाँ पानी मेरे को देख के थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैं मिनरल वाटर ख़रीद दिया था पीने के लिए। बाद बाकी यहाँ तक पहुँच के ये जो रूम मिला मेरे को, ये 1000 रुपीज़ में मिल गया, और पता नहीं खाने का शायद 300-350 रुपये जाएगा आज का डिनर, और ये थोड़ा शाम का नाश्ता वगैरह मिला के। तो यही था दिन भर का आज का टोटल खर्चा। तो जल्दी से एडिट करता हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस में डालते रहो, और आपका भी सपोर्ट चाहिए कि आप कमेंट करते रहो, लाइक करो मेरे वीडियोस को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ कि ऐसा भी कोई एक ब्लॉगर है जो कोशिश कर रहा है अच्छा वीडियोस बनाने का। तो दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। पहुंच गया हूँ मैं कानपुर, कल का जो भी प्लान रहेगा वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर कर दूँगा। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहो। विद दैट से थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ माय लद्दाख राइड सीरीज़। और सिर्फ लद्दाख नहीं हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, बस स्टे ट्यून्ड, साथ में रहो, तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। रूम पे घुसने के बाद मैं देख रहा हूँ ये स्प्रिंग वाला गद्दा, और स्प्रिंग वाला गद्दे पे सोने से और ज़्यादा पीठ दर्द करता है। एक ऐसे ही मतलब दिन भर के राइड के बाद पूरा देह हाथ दर्द कर रहा है, और उसके ऊपर से स्प्रिंग वाला गद्दा।
अंदर धस जा रहा है।